वो किस रूप में मिलती है बेटा? बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करती है क्या? यानी बॉन्ड एनर्जी जितनी हाई होगी बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। यानी बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पर बॉन्ड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी कैटेगरी है बेटा? स्ट्रांग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रांग बॉन्ड को जनरली स्ट्रांग बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है किसके बीच में होता है? दो एटम्स के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? दो एटम्स के बीच में। तो स्ट्रांग बॉन्ड को क्या बोला जाता है? इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स। क्या बोला जाता है? और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। और बताना बेटा, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं या इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स हैं उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? चार टाइप के बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से? आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटेलिक बॉन्ड। और जो वीक बॉन्ड्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। वो कौन कौन से दो बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड और वॉन्डरवॉल फोर्सेस या बॉन्ड्स। कई सारे बच्चों को मैंने देखा जो ग्राफ बनाया ना आप लोगों ने, बहुत ग्राफ बेटा इस तरह से बनाना था, ये ऊपर तक ले जाना था। कई बच्चे यहीं तक लेके आए हैं बेटा, इसको ऊपर तक लेके जाना है तो पता तो चले पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। कई सारे बच्चों की कॉपी में देखा है। इसको सही कर लेना। अब समझना बेटा, ये जो केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, तो केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? आउटर मोस्ट शेल। कौन से शेल के इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। यानी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन से? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लिखना बेटा, नोट लगा के लिखना, नोट लगा के लिखना, नोट लगा के लिखना बेटा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ कम इन बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ गुड इवनिंग, हाँ 6 मिनट बाद आ रहे हो, कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग थी क्या तुम लोगों की? फिर टाइम से नहीं आ सकते क्या तुम लोग? मालूम नहीं क्या तुम्हारे को? क्यों? क्या? टाइम से आया करो बेटा, है ना? अगली बार तो घुसने नहीं दूंगा क्लास में। लिखना बेटा, वैलेंस रिवीजन हो गया बेटा, 5 मिनट बाद आ रहे हो तुम लोग। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। अब समझना बेटा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फर्क क्या होता है? इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा बेटा, 4s एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स। 4s एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स, लिखते रहो बेटा। 4s एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स। अब समझना बेटा, इसको समझना, लिख लेना बाद में, इधर देखना। यानी जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है बेटा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में ही कहा जाता है। किस केस में बेटा? एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में ही। अब समझना बेटा, अगर मैंने यहां पर लिखा बेटा, जो वैलेंस शेल है बेटा एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या होते हैं बेटा? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन बेटा? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। बताना बेटा, एस और पी ब्लॉक में आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स कौन सी शेल के होते हैं? अगर एस ब्लॉक का है तो एनएस सब शेल, अगर पी ब्लॉक का है तो एनपी सब शेल। कहते कि नहीं कहते बेटा? क्या? तो यानी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, वो कौन होते हैं बेटा? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। और वो कौन से होते हैं बेटा? एनएस और एनपी सब शेल इलेक्ट्रॉन। लिख सकता हूं क्या बेटा मैं? अच्छा, डी ब्लॉक के लिए बताना बेटा, अगर मैं बात करूं बेटा इसमें सेकंड फोर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए बात करूं, समझना बेटा इधर, अगर मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 25। बताओ बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन बताना। आर्गन 18, हाँ आगे बोलो। 4s2 3d5 आएगा कि नहीं आएगा बेटा? अब इसमें बताना, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन किस शेल के हैं बताओ? 4s के हैं 3d के हैं? 4s के। किसके हैं बेटा? 4s।
अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, बताना बेटा ये कौन से शेल के हैं बेटा, 4s, क्या 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं क्या बेटा? अगर मैं बात करूंगा बेटा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की, किसकी बेटा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो NS और N-1d सब शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके होते हैं? NS और N-1d सब शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। दोनों में फर्क समझना, यहां पर जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो क्या है बेटा, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कौन कौन से होते हैं, आउटर मोस्ट तो है ही है, और साथ में कौन सा इंक्लूड किया गया बेटा, N-1d सब शेल। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है बेटा, वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किसमें करें बेटा, तो बताना बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं NS के इलेक्ट्रॉन और N-1d के इलेक्ट्रॉन। इसलिए बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए कहा जाता है जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा, NS और N-1d सब शेल इलेक्ट्रॉन। अरे समझ में आया क्या बेटा? जनरली हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ही क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू है, S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। लेकिन डी ब्लॉक में जो इनर शेल का इलेक्ट्रॉन है 3d, वो भी क्या बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या बेटा? तो यानी जो 3d के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें। आउटर मोस्ट शेल का क्या मतलब है, जो सबसे लास्ट वाली शेल में प्रेजेंट हो। अरे आया क्या समझ में? तो जनरली हम लोग इतना ध्यान नहीं रखते हैं, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो किसके लिए वैलिड है, S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। जब भी आपसे पूछा जाएगा बताओ बेटा कोई भी एलिमेंट डी ब्लॉक का है तो उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कौन कौन से होते हैं, NS और N-1d सब शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे क्या बेटा? अरे आया क्या समझ में? हाँ तो बताना बेटा यहाँ पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हो गए बेटा, 4s2 3d5 लिखूंगा क्या बेटा? अरे आया क्या, दोनों में फर्क समझ में? अब बताना बेटा F ब्लॉक के लिए, थर्ड पॉइंट, F ब्लॉक के लिए जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं बेटा NS, N-1d और N-2f सब शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। तो ध्यान रखना इस बात को, S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं तो आउटर मोस्ट शेल को ही क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। लेकिन D और F ब्लॉक के लिए ऐसा नहीं है। अच्छा यहाँ पर इनर शेल केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन में क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई बता सकता है क्या? अरे बता सकता है क्या कोई? अच्छा आउटर मोस्ट शेल ही क्यों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड में, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन? क्योंकि उसको इजिली लूज यानी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है क्या बेटा? क्योंकि न्यूक्लियस से ग्रेटर डिस्टेंस पे होता है और क्या होता है, उस पर अट्रैक्शन कम लगता है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, यानी आसानी से बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन डी ब्लॉक में N-1d सब शेल का भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है बेटा, यानी 4s से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उतनी ही एनर्जी लगभग किसको देनी पड़ती है, 3d को। होती तो ग्रेटर है लेकिन हल्का बहुत डिफरेंस होता है। यानी हम कह सकते हैं NS और N-1d शेल में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए बेटा डी ब्लॉक में N-1d सब शेल के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं। अरे आया क्या समझ में? हाँ लिख लो इसको। यहाँ पर फर्क समझ में आ रहा है बेटा, अगर मैग्नीज में आपसे पूछा जाए आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 2, और वो कहां प्रेजेंट है, 4s में। अगर आपसे पूछा जाए मैग्नीज में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 7, वो कहां कहां प्रेजेंट है बेटा, 4s और 3d में। अरे दोनों में फर्क समझ में आया क्या? अगर यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे पोटेशियम है बेटा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या 4s बने क्या बेटा? हाँ बताना बेटा, जो आउटर मोस्ट शेल है वो भी क्या है बेटा, 4s बनी तो है क्या? अगर मैं वैलेंस
शेल की बात करूं वो भी क्या है बेटा, 4s1 होगी कि नहीं होगी बेटा? हाँ लिख लो इसको। यानी बेटा बॉन्ड्स की कैटेगरी बताई गई आपको, फिर ये बताया गया कि बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिख लो बेटा, लिख लिया क्या सभी ने? थोड़ा स्पीड से लिखा करो बेटा, है ना। लिख लिया क्या सभी ने? यानी पहला रीजन क्या था बेटा केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का? हाँ, स्टेबिलिटी को गेन करना, लेकिन कैसे गेन करते थे? पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम लॉस करके या एनर्जी रिलीज करके। फिर उसमें बॉन्ड एनर्जी के रूप में अपने को रिलीज्ड एनर्जी मिली थी नहीं मिली थी बेटा क्या? फिर बॉन्ड्स को क्लासिफाई किया गया, फिर देखा कि केमिकल बॉन्ड में कौन से इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा रीजन क्या होगा बेटा? ये पहला रीजन ही चल रहा था अभी तक बेटा। अरे चल रहा था क्या? हाँ, अब दूसरा रीजन क्या होगा? उस दिन बताया था कुछ, लुईस ऑक्टेट रूल। लिख लो पहले इसको, लिख लिया सभी ने? अब समझना बेटा, दूसरा रीजन समझना सभी लोग इधर। यानी पहला रीजन था बेटा एटम्स केमिकली कम, अरे बातें मत करो। एटम्स केमिकली कंबाइन इसलिए करते हैं कि स्टेबिलिटी को गेन करे अपनी मैक्सिमम एनर्जी का लॉस करके। दूसरा रीजन क्या बताया बेटा लुईस ने? यानी अभी तक स्टेबिलिटी को अपन एक्सप्लेन कर रहे थे तो एनर्जी से एक्सप्लेन कर रहे थे, किससे? यानी लुईस ने स्टेबिलिटी को तो एक्सप्लेन किया लेकिन एनर्जी से एक्सप्लेन नहीं किया। उसने ये बताया बेटा एटम्स केमिकली कंबाइन इसलिए होते हैं ताकि वो उसका उस हर एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह हो जाए। किसकी तरह हो जाए? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। यानी हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखे? एक। तो जिससे क्या होगा? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा क्या? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा तो उससे क्या होगा? स्टेबिलिटी को गेन करेगा। किसको गेन करेगा? यानी यहां पर स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन तो किया जा रहा है लेकिन एनर्जी से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो दुनिया का पहला ऐसा साइंटिस्ट था बेटा लुईस, जिसने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था लेकिन एनर्जी से एक्सप्लेन नहीं किया था, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से एक्सप्लेन किया था। तो लिखना बेटा सेकंड रीजन। पहले रीजन में ए लिखवाया था क्या आपको बेटा? ए। हाँ, तो सेकंड रीजन लिखना बेटा बी। हाँ, अकॉर्डिंग टू लुईस लिखना बेटा सेकंड रीजन। हेडिंग कुछ भी नहीं है, सेकंड रीजन है बेटा, ए के बाद बी आता है। हाँ लिखना बेटा, अकॉर्डिंग टू लुईस इफ एटम कंबाइंस, अकॉर्डिंग टू लुईस इफ एटम कंबाइंस। अरे लुईस की स्पेलिंग नहीं मालूम क्या बेटा? हाँ हाँ, अकॉर्डिंग टू लुईस इफ एटम कंबाइंस, हाँ अरे लिखते रहो, इफ एटम कंबाइंस देन दे हैव टेंडेंसी टू अचीव, then they have tendency to achieve nearest inert gas configuration, then they have tendency to achieve nearest inert gas configuration while losing electron, tendency to achieve nearest inert gas configuration, nearest inert gas configuration while losing electron, comma while gaining electron, while losing electron, while gaining electron, or while sharing of electron, or while sharing of electrons, and हाँ लिख लिया क्या सभी ने बेटा?
हाँ, वाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन कॉमा वाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन और वाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड हेंस they complete their octet and hence they complete their octet। और ब्रैकेट में लिखना बेटा लुईस ऑक्टेट रूल, फुल स्टॉप लगा के आगे ब्रैकेट में लिख देना लुईस ऑक्टेट रूल। हाँ बेटा बेटा लुईस ऑक्टेट रूल क्या कहता है? हर एटम की टेंडेंसी होती है कि वो अपने पास वाले इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करे बेटा? अचीव करे। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है, कैसे भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग भी करके। तो इससे क्या होगा बेटा? स्टेबिलिटी को गेन करेगा, यानी पास वाली इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का अचीव करना है। अरे है कि नहीं? जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 19। इसके पास वाली इनर्ट गैस कौन सी है? आर्गन है कि क्रिप्टन है बेटा? आर्गन। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अब समझना बेटा, यानी स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है इलेक्ट्रॉन लूज करके, गेन करके और शेयरिंग करके भी, कैसे भी कर सकता है। अगर मैं बात करूं बेटा NaCl की, समझना बेटा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या 281 होता है क्या बेटा? अगर मैं बात करूं बेटा क्लोरीन की, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287। यानी बेटा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। अभी इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा? और चूंकि सोडियम क्या होता है बेटा? मेटल। इनकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की बेटा। इनकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की। क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा बेटा? गेन करना चाहेगा। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर किया बेटा? क्लोरीन को। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए बेटा? एक। तो बताना बेटा सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na+ में कन्वर्ट होगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर एक यूनिट से पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके ऊपर एक यूनिट से नेगेटिव चार्ज आएगा क्या बेटा? तो बताना बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या 28 हो गया क्या? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 288। यानी बेटा इनके आउटर मोस्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन है दोनों के? 8। क्या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया क्या बेटा? बताओ इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करो कितने हो गए? 10। 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? नियोन। नींद आ रही क्या? नींद आ रही क्या? जाओ मुंह धो के आओ पहले बेटा। फिर क्या हो गया? याद आ रही क्या? फीवर है? अरे फीवर है तो घर पे रहो, फिर यहाँ क्यों बैठे हो? सो मत बेटा, क्लास में है ना। हाँ इधर, अरे इधर देखो। अब बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 20। कितने हो गए? 18 की 20। 18 इलेक्ट्रॉन किस गैस के पास होते हैं? आर्गन। क्या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव किया? नीरेस्ट। हाँ अब बताना बेटा ये क्या है? कैटायन। ये क्या है? कैटायन और अनायन के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब भी कभी दुनिया में कैटायन और अनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? आयनिक बॉन्ड। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? आयनिक बॉन्ड। अब समझना बेटा, अरे रुक, अरे एक एक मिनट, यानी सुनना सुनना, इलेक्ट्रॉन्स, अरे अरे एक मिनट, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर, अरे एक सुनना, तुम लोग मानोगे नहीं। इलेक्ट्रॉन्स लूज करके सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो जिसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हो गए? कैटायन और अनायन में। और कैटायन और अनायन के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो किस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। किसका? अच्छा बताना, यहां पर इसने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव किया, तो बताना बेटा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके कि गेन करके? दोनों ही प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं क्या बेटा? तो यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? आयनिक बॉन्ड। अगर मैं बात करूं बेटा मैग्नीशियम, बताना बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 282। अगर मैं बात करूं बेटा ऑक्सीजन, इसका कॉन्फ़िगरेशन, हाँ बताओ बेटा, 26 होता है कि नहीं होता है? बताओ सोडियम मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा? 2। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा बेटा? ऑक्सीजन। तो बताना मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा? 2+। ऑक्सीजन के ऊपर
टू, टू माइनस आएगा क्या बेटा? तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? तो इसी बॉन्ड, तो ये जो बॉन्ड बनेगा इसको क्या नाम दिया जाएगा? आयनिक बॉन्ड। यानी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ दोनों का क्या? अच्छा, ऑक्टेट कंप्लीट होने का क्या मतलब होता है? हाँ, मतलब क्या होता है? ऑक्टेट का मतलब होता है जो भी एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? एक। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। यहां पर कितने हैं? एक। तो क्या सोडियम और क्लोरीन ने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया? सोडियम ने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कैसे किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कि गेन करके? लूज करके। क्लोरीन ने एक ऑक्टेट कंप्लीट किया एक इलेक्ट्रॉन गेन करके। मैग्नीशियम ने यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट किया दो इलेक्ट्रॉन लूज करके। ऑक्सीजन ने यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट किया दो इलेक्ट्रॉन गेन करके। यानी एटम की टेंडेंसी होती है वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट रखे या मेंटेन करे। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है बेटा। उसके लिए वो क्या कर सकता है बेटा? हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है और शेयरिंग भी कर सकता है। लिखो इसको। यानी बेटा अपन दूसरा रीजन पढ़ रहे हैं कि एटम्स क्यों केमिकली कंबाइन होते हैं। पहला रीजन पढ़ चुके हैं एनर्जी बेसिस पर, यानी एनर्जी से एक्सप्लेन किया था, यहां पर एक्सप्लेन किया जा रहा है ऑक्टेट से। लिखना बेटा। अच्छा, आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिखना बेटा। हम्म। लिखना बेटा, आयनिक बॉन्ड इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ लिखो, कंटिन्यू करना बेटा इस एग्जाम्पल के बाद। आयनिक बॉन्ड इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ब्रैकेट में लिख लेना ई एस एफ ए, ई डॉट एस डॉट एफ ए। आयनिक बॉन्ड इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ब्रैकेट में ई एस एफ ए। Ionic bond is electrostatic force of attraction between cation and anion. Between cation and anion. यानी बेटा आयनिक बॉन्ड क्या है बेटा? कैटायन और एनायन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तुम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी बेटा अब तक कि आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या पढ़ते थे? मेटल और नॉन मेटल के बीच में लगने वाले जो बॉन्ड बनता था उसको क्या बोलते थे? आयनिक बॉन्ड, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों? समझना बेटा, अभी आगे चल के एक कंपाउंड पढ़ोगे अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। बेटा ये सुना है क्या तुम लोगों ने? ये कैसे डिकम्पोज या कैसे ब्रेक होता है बेटा? NH4 प्लस और Cl माइनस, ये कैटायन हो गया और ये क्या हो गया? अनायन। तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या बेटा? तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया? आयनिक बॉन्ड। अब बताना इसमें ऐसा कौन सा एटम है जो मेटल है? नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। क्लोरीन क्या है? तो कोई भी मेटल एटम प्रेजेंट नहीं है, उसके बावजूद भी कौन सा बॉन्ड बन रहा है? आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? हाँ, ये हो सकता है अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वह बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनेगा क्या बेटा? नहीं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जनरली होता आयनिक ही बॉन्ड है, लेकिन 100% ऐसा नहीं हो सकता है। अब समझना बेटा, अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वह बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा कैसे होगा बेटा? मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा किसको?
नॉन मेटल को। या मैं बोल सकता हूं मेटल हमेशा, मेटल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर होगा बेटा, नॉन मेटल की तरफ। लिखना बेटा नेक्स्ट लाइन से, इफ आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, if ionic bond is formed between metal and non-metal, if ionic bond is formed between metal and non-metal, comma, if ionic bond is formed between metal and non-metal, comma, then it is formed by, then it is formed by complete transfer of electron, then it is formed by complete transfer of electron, then it is formed by complete transfer of electron from metal to non-metal, from metal to non-metal. it is formed by complete transfer of electron, complete transfer of electron from metal to non-metal. ये होती है बेटा प्रॉपर डेफिनेशन आयनिक बॉन्ड की। क्या होगी डेफिनेशन बेटा, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड अनायन। अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वह बॉन्ड मतलब आयनिक बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनेगा, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर से किधर होगा बेटा, मेटल से नॉन मेटल। अरे आया क्या समझ बेटा। अब हेडिंग लगाना बेटा कोवलेंट बॉन्ड। ये किसके बारे में था बेटा, आयनिक बॉन्ड। होगा इसमें भी होगा, अभी आगे चल के देखेंगे, है ना। ये लिखना चाहो तो तुम लोग लिख लेना बेटा, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसमें क्या लिखोगे, आयनिक बॉन्ड ऐसे शो कर दो बेटा और दिखा दो बेटा नो मेटल, नो मेटल एटम आर प्रेजेंट। लिख दो बेटा इसको कहीं कोने पे। ये NH4Cl का एग्जाम्पल डाल देना बेटा, यहां पर दिखा देना कि मेटल प्रेजेंट नहीं है, उसके बावजूद भी बेटा कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जानते हो क्या तुम लोग। हाँ बताओ बेटा कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ज्यादा बेटर वर्ड है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है, इक्वल कंट्रीब्यूशन। अभी समझ में आएगा, इधर देखना सभी लोग। अरे इधर देखना बेटा, अगर मैं बात करूं बेटा Cl2 मॉलिक्यूल की, किसकी बेटा, Cl2 मॉलिक्यूल। इधर देखना क्लोरीन है, बातें नहीं बेटा, इधर देखना क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 7। कितने बेटा, या मैं पूछूं क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। यानी क्लोरीन के लिए आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल क्या एक ही बात है क्या, एस और पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए आउटर मोस्ट शेल बोलो या वैलेंस शेल बोलो, बात एक ही है। लेकिन डी ब्लॉक के लिए ऐसा नहीं है। बताना बेटा क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7। तो 1 2 3 4 5 6। देखना बेटा इधर, और ये रहा क्लोरीन एटम, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7। ये क्या चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है या नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है। तो यहां पर बताओ बेटा इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो अगर ये दूसरे वाले क्लोरीन एटम का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 8। अब काउंट करो बेटा, खुद के तो हो गए 7 और पास वाले क्लोरीन एटम का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो अब कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या बेटा। ठीक उसी तरह बेटा ये दूसरा क्लोरीन एटम इस क्लोरीन एटम के एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा क्या बेटा, तो इसके पास भी अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो बताना बेटा एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2। अरे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2। तो यहां पर क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा क्या बेटा, यानी इस तरह से क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा क्या बेटा। अब समझना बेटा, इस क्लोरीन एटम ने
अपने कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया? एक। इस वाले क्लोरीन एटम ने भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की क्या बेटा? दोनों एटम का क्या इक्वल कंट्रीब्यूशन है क्या बेटा? तो इक्वल कंट्रीब्यूशन से जो भी बॉन्ड बनेगा उसको क्या नाम दिया जाएगा? कोवालेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा? कोवालेंट बॉन्ड। अब समझना बेटा, ये रहे बेटा इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहे। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या मैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूं क्या बेटा मैं? चलो यहां पर लिखूंगा। पहले तो ये कौन सा बॉन्ड बना है बेटा? कोवालेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा? कोवालेंट बॉन्ड। अब बताना बेटा, ये जो कोवालेंट बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको क्या मैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूं क्या बेटा? तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन है बेटा? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बताओ कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 है कि नहीं है बेटा? अब बताना बेटा, इस क्लोरीन एटम के पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं या ये इलेक्ट्रॉन्स के पेयर प्रेजेंट हैं, इन इलेक्ट्रॉन को क्या कहूंगा? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्या कहूंगा? अरे जब बॉन्ड फॉर्मेशन में ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या बोलूंगा? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन बेटा? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ही कहा जाता है लोन पेयर। सुनना बेटा, क्या कहा जाता है? लोन पेयर। यानी वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ना करें उनको क्या कहा जाता है? लोन पेयर। क्या कहा जाता है? लोन पेयर। यानी इसका मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन होते कहां प्रेजेंट है? आउटर मोस्ट शेल में ही प्रेजेंट होते हैं। अरे आया क्या समझ में? बताना, इस क्लोरीन एटम पर कितने लोन पेयर प्रेजेंट हैं? 3। एक लोन पेयर, पेयर वर्ड यूज हो गया यहां पर। पेयर का मतलब क्या होता है? 2। तो एक लोन पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। अरे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ना करे, या कहूंगा मैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कह सकता हूं क्या बेटा? तो बताना बेटा, लोन पेयर ऑन ईच क्लोरीन एटम। बताना बेटा, ईच क्लोरीन एटम कितने हैं बेटा? 3। अरे एक लोन पेयर, ये दूसरा, तीसरा, कितने लोन पेयर है बेटा? 3। ठीक उसी तरह इस क्लोरीन एटम पर भी कितने लोन पेयर हैं बेटा? 3 लोन पेयर प्रेजेंट हैं क्या बेटा? यानी लोन पेयर क्या होते हैं? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करें। इसको कहा जाता है बॉन्ड पेयर। सुनना, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको क्या कहा जाता है? बॉन्ड पेयर। यानी बॉन्ड पेयर किसकी मदद से बनेगा बेटा? बॉन्ड पेयर की मदद से बनेगा क्या? यानी इसको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है बेटा? बॉन्ड पेयर। क्या कहा जाता है बेटा? यानी ये बॉन्ड पेयर क्या होते हैं बेटा? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। चलो बताना, ऐसे ही बताना कितने बॉन्ड पेयर हैं। पेयर का मतलब होता है ऑलरेडी 2 काउंट हो चुका है कि नहीं चुका है? एक। अरे बॉन्ड पेयर को तुम ऐसे ही समझो बेटा, कितने बॉन्ड प्रेजेंट है बताओ बेटा? एक ही तो बॉन्ड प्रेजेंट है क्या? तो इसलिए कितने बॉन्ड पेयर हैं बेटा? एक। अरे आया क्या समझ में? लोन पेयर पूछा जाए तो काउंट कर लो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे? लोन पेयर। अरे आया क्या दोनों में फर्क समझ में? लिखो इसको, लोन पेयर ऑन ईच क्लो। हाँ, इसकी डेफिनेशन लिख लो बेटा पहले, और देख लो तब तक एग्जाम्पल। देखोगे क्या? अच्छा देखो बेटा, है ना, बहुत शौक है ना। इधर आओ बेटा, O2 पर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बताओ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। कितने? कैसे पता किया? कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 16। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। तो यहां पर बेटा इस तरह से अरेंज कर दो इलेक्ट्रॉन्स को, 1 2 3 4 5 6। और ठीक इसी तरह इस पे भी अरेंज कर दो, 1 2 3 4 5 6। अब समझना बेटा, यहां पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन सामने क्यों लिखे? यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन लिखे थे? 1। इसके आगे क्लोरीन के आगे कितने इलेक्ट्रॉन लिखे थे? 1। ये कैसे पता चला? क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1। तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन ही लिखा था कि 1 इलेक्ट्रॉन आगे वाले का शेयर कर लेगा। इधर देखना, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। इसे और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन आगे लिखूंगा क्या बेटा? अभी बताओ बेटा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, यहां पर अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। खुद देखना बेटा, खुद के तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। एक इलेक्ट्रॉन ये वाला शेयर हो गया तो कितने हो गए? अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होने के बाद दोनों का हक बराबर है क्या बेटा? तो इसलिए बेटा इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्या इस ऑक्सीजन एटम में भी काउंट किया जाता है? कब? जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए। क्या एक इलेक्ट्रॉन फिर से मतलब शेयरिंग हो जाएगी क्या बेटा? यानी खुद के तो बेटा देखो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन।
क्या दोनों ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या बेटा? तो यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के बीच में ये कौन सा बॉन्ड बना? डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? और ये कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। अरे आया क्या फर्क समझ में? अब बताना बेटा, लोन पेयर ऑन ईच ऑक्सीजन एटम कैसे चेक करना बेटा? ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को मतलब क्या बोला जाता है? लोन पेयर। क्या ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है क्या बेटा? तो एक लोन पेयर ये हो गया और एक लोन पेयर ये भी होगा क्या बेटा? तो बताओ हर ऑक्सीजन एटम के ऊपर कितने लोन पेयर प्रेजेंट है बेटा? 2। अब बताना बेटा, बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा? दो ही तो बॉन्ड दिख रहे हैं क्या बेटा तुम्हारे को? क्या दो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ? तो कितने बॉन्ड पेयर हैं बेटा? 2। अरे आया क्या समझ में? अभी समझ, रुकना बेटा इधर देखना। अगर मैं बात करूं बेटा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, सुनना बेटा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है बेटा? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिस क्या बदतमीजी हो रही है? पहली बार आए हो तुम क्लास में क्या? नहीं तो इससे पहले तो थे नहीं बैच में। इधर देखना बेटा, कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है? अरे कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4। यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर में कंफ्यूज तो नहीं होगे बेटा क्या तुम लोग? अगर मैं बात करूं बेटा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की, किसकी? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बताना कितने हैं? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे लिख सकता हूं क्या बेटा मैं? तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 8। अरे आया क्या समझ में बेटा? चलो अगर मैं बात करूं बेटा N2 मॉलिक्यूल की, किसकी? अच्छा यहां पर बताना, इस ऑक्सीजन एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की क्या बेटा? इस ऑक्सीजन एटम ने 2। क्या इक्वल कंट्रीब्यूशन हुआ क्या बेटा? तो यानी किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? कोवालेंट बॉन्ड। यानी जब इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है तो किस बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? अच्छा जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था वहां शेयरिंग हो रही थी कि ट्रांसफर हो रहा था इलेक्ट्रॉन का? यानी सोडियम ने एक बार अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, अब सोडियम के पास है ही नहीं वो इलेक्ट्रॉन, वो किसके पास चला गया? यानी आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। अब बताना बेटा N2 मॉलिक्यूल, बताओ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? कौन से ग्रुप का है? 15। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। अब बताओ बेटा इसके सामने कितने इलेक्ट्रॉन लिखूं? अब खुद से बेटा कॉमन सेंस लगाओ, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3। तो क्या 3 इलेक्ट्रॉन सामने लिखूंगा क्या नाइट्रोजन के? 1 2 3 और 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएंगे क्या बेटा? चलो बताना बेटा 1 2 3 4 5। हाँ बताओ बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन क्या चाहता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है कि नहीं चाहता बेटा? तो यहां पर ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है क्या बेटा? नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। बताना बेटा अभी पास खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5। यहां पर पहला बॉन्ड बना बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। यानी 8 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन एटम के भी पास, 8 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन एटम के पास। दिखते ही नहीं है लोगों को, कैसे देखना है बेटा इलेक्ट्रॉन्स को? 5 इलेक्ट्रॉन तो खुद के हो गए, किसके हो गए? खुद के। और पास वाले नाइट्रोजन एटम के कितनी शेयरिंग की? 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। अरे आया क्या समझ में? इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या इक्वल है क्या बेटा? तो ये तीनों बॉन्ड कौन से हैं? कोवालेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड है? अच्छा ये डबल बॉन्ड था, ये कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। कितने ट्रिपल बॉन्ड है? एक ही ट्रिपल बॉन्ड है। चलो उस पर अभी आएंगे, पहले इधर देखना लोन पेयर, और इधर देखना लोन पेयर ऑन ईच नाइट्रोजन। बताना बेटा कितना लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे? 1। अरे लोन पेयर क्या होते हैं? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। बताओ यहां पर कितने लोन पेयर प्रेजेंट है? 1। यहां पर भी कितने हैं बेटा? 1। अरे आया क्या समझ में? चलो अब मैं बात करूं अगर बॉन्ड पेयर की, किसकी बेटा? कितने बॉन्ड पेयर हैं? 3। अब कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है? कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6। आया क्या समझ में? अब समझना बेटा, इसको बोला जाता है सिंगल बॉन्ड। क्या बोला जाता है? कितने सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हैं? कितने सिंगल बॉन्ड की क्वांटिटी है बेटा? 1। यहां पर कितने डबल बॉन्ड है बेटा? डबल बॉन्ड 2 दिख रहे हैं कि 1 दिख रहा है बेटा?
कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? वन। कितने ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा? कितने ट्रिपल बॉन्ड है बेटा? वन। इसको तीन मत बोल देना, अब समझना बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ये तो हो गया एक सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड कितने हैं बेटा? वन। इसको क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं दो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोलते हैं। अरे है कि नहीं? तो ध्यान रखना, डबल बॉन्ड कितने हैं बेटा? वन। इसको कभी भी गलती से ऐसा मत बोलना दो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो ब्रैकेट में लिखना बेटा नॉट टू सिंगल बॉन्ड। अरे आया क्या समझ में? नॉट टू सिंगल बॉन्ड। इसको क्या मैं थ्री सिंगल बॉन्ड बोल सकता हूं बेटा? तो ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? नॉट थ्री सिंगल बॉन्ड। अरे आया क्या? हाँ। चलो अब कोवालेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखना। कोवालेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ covalent bond is formed by the covalent bond is formed by the covalent bond is formed by the equal sharing of unpaired electron, equal sharing of unpaired electrons, equal sharing of unpaired electrons in the valence shell of element. Unpaired electrons present in the valence shell of elements. Covalent bond is formed by the equal sharing of unpaired electrons present in the valence shell of elements. क्या ये सभी unpaired इलेक्ट्रॉन थे क्या बेटा? अरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है बेटा? दो पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या बोलोगे? वन पेयर। ये क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या बेटा? और ये कैसे इलेक्ट्रॉन है बेटा? दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। समझना बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है। जैसे बताना बेटा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या 3s2 3p5 लिखूंगा क्या बेटा? अरे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? हाँ इधर आ जाओ बेटा 3s2 3p5। इधर देखना बेटा सभी लोग, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है यही क्या है बेटा? क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा? यही क्या? क्लोरीन का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है क्या बेटा? ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा बाकी ये जो तीन तीन लोन पेयर हैं, क्या एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये, तो तीन लोन पेयर प्रेजेंट है क्या बेटा? तो आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे इनको पेयरिंग में क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिखा जाता है बेटा? इसलिए लिखा जाता है। अरे आया क्या समझ में? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रेजेंट है बेटा? पेयर्ड प्रेजेंट है क्या बेटा? लिख लो बेटा, ये तो बाद में डिटेल में पढ़ेंगे है ना, अभी लिख लो इसको। अभी तो मतलब 10th क्लास की नॉलेज को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है बस। अभी तो बस इतना बताया है कि आयनिक बॉन्ड और कोवालेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। तुम लिखते नहीं हो क्या क्लास में? फिर बातें क्यों कर रहे हो? कोई बात है तो बताओ फिर ऐसी। हाँ कोवालेंट बॉन्ड, हाँ तो नॉन मेटल ही तो ही है सब, और क्या है? अरे आएगा बेटा, रुको तो, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो कि एकदम से ही मतलब अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हो पाए एकदम से ही सब। पेशेंस तो रखो, पहले जान तो लो ये होते क्या है। कोवालेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, फिर डिटेल में आएंगे बिल्कुल कोवालेंट बॉन्ड पे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीबीटी, फिर बीएससीपीआर थ्योरी, फिर हाइब्रिडाइजेशन, सब आएंगे बेटा कोवालेंट बॉन्ड पे। परेशान मत हो बेटा है ना, सब आएगा। अभी तो बस बताया जा रहा है कि आयनिक बॉन्ड और कोवालेंट बॉन्ड में बेसिक डिफरेंस क्या है, अभी ज्यादा डिटेल में बात नहीं की है। इतना सा एक नई बात क्या बताई बेटा, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में उनको क्या बोला जाता है? लोन पेयर। क्या बोला जाता है? लोन पेयर। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लोन पेयर, इसके बिना तो ये चैप्टर पढ़ ही नहीं सकते लोन पेयर के बिना। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, पूरा का पूरा चैप्टर इसी के बेसिस पे चलता है आगे। अच्छा पीरियोडिक टेबल चैप्टर में क्या पढ़ा? एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ा। क्या पढ़ा? एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को। अब यहां पर क्या पढ़ेंगे?
एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को तो पढ़ लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अब प्रॉपर्टी जान लिया, आदमी के बारे में जान लिया, उससे संबंध बनाने का टाइम आया कि नहीं आया बेटा? उससे रिलेशन बनाया जा रहा है बेटा, इसलिए कौन सा चैप्टर पढ़ा जा रहा है? केमिकल बॉन्डिंग। जब बेटा बॉन्ड बन जाएगा फिर क्या होती है? रिएक्शनें। और क्या, एसपीडीएफ ब्लॉक चैप्टरों में क्या पढ़ोगे? यही पढ़ोगे बेटा। हाँ, हर तरह की रिएक्शन होगी बेटा, है ना, जो सोच रहे हो तुम। हम्म, हाँ। तो यानी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा बेटा यहाँ पर। जो प्रॉपर्टीज तुम पढ़ के आए हो पीरियोडिक टेबल में, उनके बेसिस पर, कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, किसकी ग्रेटर, किसकी आयनेशन एनर्जी कम। आयनिक बॉन्ड का बेटा दूसरा नाम क्या होता है? लिखवाया था क्या मैंने? चलो लिख लिया क्या सभी ने? हम्म। क्लास में ही बेटा फेयर कॉपी पे लिखा करो सब, कुछ लोग रफ कॉपी पे लिखेंगे फिर घर पे जाके फेयर कॉपी पे लिखते हैं। अच्छा, तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था बेटा आयनाइजेशन एनर्जी, पढ़ा था क्या बेटा? उसका यूज यहां पर कैसे होगा? अभी तुमने जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था, कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तुम सोच के देखो दोनों प्रोसेस कौन से हैं वो? सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या? और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज। तो आगे आयनिक बॉन्ड को डिटेल में पढ़ा जाएगा। ये चैप्टर पढ़ा कैसे जाएगा, समझना, करना क्या है इस चैप्टर में। ये चैप्टर दो पार्ट में बटा हुआ है बेटा, एक कोवालेंट बॉन्ड और एक आयनिक बॉन्ड। अभी तो तुम्हारे को बताया जा रहा है कि कोवालेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड होते क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। फिर आएंगे बेटा डिटेल पर, कोवालेंट पूरा टॉपिक चलेगा। जब कोवालेंट बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा फिर किस पर आएंगे? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन सीखेंगे, फिर आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। अभी तो बस दिखा दिया मस्ती में बेटा एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेकिन आगे ऐसे होता थोड़ी ना बेटा, उस एटम की आयनेशन एनर्जी कम है कि ज्यादा, ये सब सोचना पड़ेगा। अरे है कि नहीं? हाँ, अब जैसे तीन एग्जाम्पल हो गए, फोर्थ एग्जाम्पल देखना बेटा, जैसे मैंने लिखा HF मॉलिक्यूल। इधर देखना बेटा सभी लोग, हाइड्रोजन फ्लोरीन। बताओ बेटा हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है क्या बेटा? क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? कितने इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। तो इसका मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। अच्छा, फ्लोरीन के आगे एक इलेक्ट्रॉन लिखूं कि कितने लिखूं? एक ही तो लिखना पड़ेगा क्या बेटा? तो 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे लिखूंगा क्या बेटा? अच्छा, हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है वो अपने ऑक्टेट को मेंटेन करे, लेकिन हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या होती है? ड्यूप्लेट को मेंटेन करो। किसको? ड्यूप्लेट सुना है क्या तुम लोगों ने? ड्यूप्लेट बेटा, यानी, अरे हाइड्रोजन अपने आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन को मेंटेन कर सकता है क्या बेटा? अरे उसके पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? एक। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन ने अपना ट्यूपलेट कंप्लीट किया। क्या किया? यानी दुनिया में बेटा जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है? ऑक्टेट कंप्लीट करने की। किसको छोड़कर? हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या होती है? ड्यूप्लेट। अरे ड्यूप्लेट का मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? दो। अभी बताना बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो हाइड्रोजन शेयरिंग करेगा किसके इलेक्ट्रॉन के साथ? फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा क्या बेटा? तो बताओ हाइड्रोजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो। तो यानी हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया क्या बेटा? ड्यूप्लेट क्या हो गया बेटा? कंप्लीट।
फ्लोरीन के पास खुद के तो कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या बेटा। यानी फ्लोरीन का तो क्या हुआ बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। बताओ हाइड्रोजन ने कितने एटम का कंट्रीब्यूशन किया, 1। फ्लोरीन ने भी अपने कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किया, 1। तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, कोवालेंट बॉन्ड। कौन सा फॉर्म बॉन्ड बेटा, कोवालेंट बॉन्ड। बताना बेटा, अब वही सेम बातें कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बताना बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा। अरे एक ही बॉन्ड बनना है तो कितने बॉन्ड पेयर होंगे, 1। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 2। अरे एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, तो 2। नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन फ्लोरीन एटम, कितने लोन पेयर है बेटा, 3, 1, 2 और 3। चलो लिख लो इसको भी। इस बैच में बच्चे कम हो गए क्या, पहले तो बहुत थे बच्चे, निकल गए क्या, 2 4 क्या। अच्छा एब्सेंट रहते आजकल क्या। अरे आया क्या बेटा समझ में। हम्म, चलो एक और देखो बेटा, पानी, H2O। हाँ पानी है बेटा, ये क्या है, पानी। आजकल गुनगुना पानी पिया करो बेटा, पीते हो नहीं पीते हो। हाँ हाँ देखो बेटा इधर, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6। कितने हैं बेटा। ये सब चीजें इतने आराम आराम से इसलिए बताई जा रही ताकि तुम लोग सीख जाओ, फिर 4 5 लेक्चर के बाद ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना बनाऊंगा बार बार बेटा, बनाऊंगा क्या। हाँ तो बेटा ये मत समझना कि क्या हो रहा है, आराम देखते चलो बेटा सभी लोग इधर। बताना बेटा ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 6। एक ये रहा बेटा हाइड्रोजन, और एक इधर लिख दिया हाइड्रोजन, यानी 1 2 3 4 5 और 6 बेटा। देखना इधर, ऑक्सीजन के पास अभी खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है, खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको, 2, है कि नहीं। तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो ऑक्सीजन इसके साथ शेयरिंग करेगा तो एक कोवालेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहां पर भी शेयरिंग करेगा तो कोवालेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा क्या बेटा। तो अब बताओ बेटा हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, और ऑक्सीजन के पास 8, हाइड्रोजन के पास 2, और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2, तो 2 कोवालेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ क्या बेटा। तो बताना बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बेटा, अरे कितने बॉन्ड देख रहे हैं, 2, तो कितने बॉन्ड पेयर हैं, 2। नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर बेटा ऑक्सीजन पर कितने हैं बेटा। अरे लोन पेयर का मतलब क्या होता है बेटा, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। लिख लो इसको भी, और इसके बाद हेडिंग लगाना बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी अभी तक अपन लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, लुईस ऑक्टेट रूल को ही तो फॉलो कर रहे हैं क्या बेटा। क्यों फॉलो कर रहे हैं लुईस ऑक्टेट रूल को। अरे एटम क्या चाहता है, बॉन्ड बनाना चाहता है, तो लुईस ने बताया बॉन्ड बनाने के लिए एटम, हाँ ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, वो कैसे भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर या लूज या गेन करके भी, अरे है कि नहीं। हम्म, हाँ इसको लिख लो पहले बेटा, लिख लिया क्या सभी ने। यानी बेटा एटम स्टेबिलिटी को गेन करता है क्या करके, बॉन्ड फॉर्म करके, क्या करके बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन करके। तो तुम लोग भी बेटा स्टेबिलिटी को क्या गेन करना चाहते हो क्या, तो बॉन्ड फॉर्मेशन करके कि ऐसे ही। अच्छा चलो लेगा, है ना, ये सब बॉन्ड फॉर्म बेटा कॉलेजों वॉलेजों में करना है ना। हाँ अभी यहाँ कोचिंग वोचिंग में कुछ भी नहीं, पढ़ते रहो बस। कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों लिख रहा हूँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा। लिख लो बेटा, पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बेटा दूसरा नाम होता है
एक बार नीट में पूछ भी लिया बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम होता है बेटा डेटिव बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा? डेटिव बॉन्ड। बॉन्ड बनाने के बेटा कई तरीके हैं, तो एक बॉन्ड कौन सा बनना है बेटा? डेटिव बॉन्ड, यानी डेट पे जाके जो बॉन्ड बने वो कौन सा बॉन्ड बेटा? डेटिव बॉन्ड। हाँ चलो बेटा लिखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। अरे डेट मतलब तारीख, अदालत मतलब कोर्ट में, कोर्ट कचहरी में तारीख पे जाते नहीं जाते? हाँ, उसकी बात कर रहा हूं बेटा, है ना? हाँ, कि उसके ऊपर केस हो गया तो वो तारीख करने जा रहा है। हाँ तुम लोग क्या और कुछ समझ रहे हो क्या? हाँ चलो लिखो बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द, coordinate bond is formed by the, coordinate bond is formed by the unequal sharing of electrons. Coordinate bond is formed by the unequal sharing of electrons. Unequal sharing of electrons यानी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग तो होती है, लेकिन वो कैसी होती है बेटा? अनइक्वल। अभी समझाऊंगा बेटा, है ना? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कॉमा that means in coordinate bond formation, that means in coordinate bond formation, that means in coordinate bond formation, shared electron pair, shared electron pair, shared electron pair, हाँ लिख लो, shared electron pair is contributed by, shared paired electron is contributed by only one atom. Shared electron pair is contributed by only one atom. फिर से रिपीट करता हूं बेटा, coordinate bond is formed by the unequal sharing of electrons. That means in coordinate bond formation, shared electron pair is contributed by only one atom. लाइन चेंज करके लिखना बेटा नेक्स्ट लाइन से। हाँ, one atom should have, one atom should have lone pair, one atom should have lone pair, और ब्रैकेट में लिखना बेटा डोनर एटम। वन एटम शुड हैव लोन पेयर, और ब्रैकेट में लिखना बेटा डोनर एटम, और ब्रैकेट क्लोज करना बेटा। वन एटम शुड हैव लोन पेयर while other atom, while other atom should have vacant orbital, while other atom should have vacant orbital, while other atom should have vacant orbital, और ब्रैकेट में लिखना एक्सेप्टर एटम, ब्रैकेट में लिखना बेटा एक्सेप्टर एटम। हाँ रिपीट करता हूं बेटा, वन एटम शुड हैव लोन पेयर व्हाइल अदर एटम शुड हैव वेकेंट ऑर्बिटल। हाँ वेकेंट ऑर्बिटल बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं समझते हो क्या तुम लोग? वेकेंट ऑर्बिटल बेटा। अब नेक्स्ट लाइन से लिखना बेटा, नेक्स्ट लाइन से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, लिखो बेटा नेक्स्ट लाइन से लिखो, coordinate bond is formed between two atoms, coordinate bond is formed between two atoms, coordinate bond is formed between two atoms when there is no possibility of, when there is no possibility of covalent bond formation, when there is no possibility of covalent bond formation between them. Coordinate bond is formed between two atoms when there is no possibility of covalent bond formation between them. हाँ बताओ बेटा, इन तीनों पॉइंट पढ़ के क्या समझ में आया? यानी बेटा इलेक्ट्रॉन्स की तो शेयरिंग हो रही है, लेकिन कैसी शेयरिंग हो रही है बेटा? अनइक्वल। कैसी शेयरिंग हो रही है? अनइक्वल। अब जो एटम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा उसको क्या बोला जाएगा? डोनर एटम। दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको क्या बोला जाएगा? एक्सेप्टर एटम। देखना बेटा इधर, जैसे मान लीजिए बेटा दो एटम है अपने पास ए और बी, ए के पास मान लीजिए लोन पेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? लोन पेयर। तो जिस एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है और यही एटम अपना लोन पेयर डोनेट करके क्या बनाएगा बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस एटम को क्या कहा जाता है बेटा?
अरे डोनर एटम क्या कहा जाता है? और मान लीजिए इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, कौन सा ऑर्बिटल? वेकेंट ऑर्बिटल। अच्छा, वेकेंट ऑर्बिटल होना प्रेजेंट मतलब कंपलसरी क्यों है? अरे जब सामने वाला बेटा अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ होना तो चाहिए लोन पेयर लेने के लिए, क्या? तो वो क्या होता है बेटा? वेकेंट ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन के हवा में जाएगा, कहा जाएगा बेटा? वेकेंट ऑर्बिटल में। क्योंकि ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? हाँ, ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? सुनना सुनना, अब इधर देखना। एक एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, क्या बेटा? लोन पेयर। तो दूसरे एटम के पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल। तो ए अपना लोन पेयर डोनेट किसको करेगा बेटा? बी को। अब समझना बेटा, ये जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को क्या कहा जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स की तो शेयरिंग हो रही है, समझना। ए ने एक एक कितने इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन है? 2। अरे कितने इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन है? 2। टी के कितने इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन है? 0। तो क्या अनइक्वल शेयरिंग हुई क्या बेटा? अनइक्वल शेयरिंग हुई तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? तो बस एक लाइन ध्यान रखना बेटा, एक के पास वेकेंट ऑर्बिटल, एक के पास लोन पेयर, तो जो भी बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? अच्छा, बी ने, सुनना सुनना, बी ने इन दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, तो क्या ये दो इलेक्ट्रॉन सब ए के पास नहीं है क्या बेटा? अरे है, ए के पास भी है। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हुआ। अभी भी तुमसे पूछा जाए, बताओ बेटा ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 2। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। शेयरिंग हो रही है, लेकिन शेयरिंग कैसी है? अनइक्वल। बी के कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई? 2। एक और ए के, हाँ, बी के कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई? 0। तो कौन सा बॉन्ड बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब समझना बेटा, यानी जिस एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है उस एटम को क्या कहा जाता है? डोनर एटम। क्या कहा जाता है? और जो एटम लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उस एटम को क्या कहा जाता है? एक्सेप्टर एटम। क्या कहा जाता है बेटा? एक्सेप्टर एटम। अरे आया क्या समझ में बेटा? यानी कोऑर्डिनेट बनाने के लिए बेटा एक एटम कैसा होगा बेटा? डोनर एटम। तो दूसरा एटम को क्या बोला जाएगा? और ये कैसा है ऑर्बिटल है बेटा? वेकेंट ऑर्बिटल। अरे आया क्या समझ में? अब देखना इसका एग्जांपल देखना, जैसे मैंने लिखा बेटा सीओ मॉलिक्यूल, इधर देखना सभी लोग। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा? हाँ, 4। हाँ बेटा, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? हाँ, 4 ही होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 4। और ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6। तो देखना बेटा सभी लोग इधर, पहले इधर देखना, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत बेटा? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। अच्छा, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6। अब समझना बेटा, एक कोवालेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो अब बताना बेटा ऑक्सीजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। अभी भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया बेटा? अब समझना बेटा, ऑक्सीजन के पास अभी भी तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या बेटा? अगर मान लीजिए बेटा ऑक्सीजन यहां कोवालेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन और कोवालेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यानी तीसरे कोवालेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो देखना बेटा यूं इस तरह से बनेगा क्या बेटा? अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 9। और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। यानी ऑक्सीजन का ऑक्टेट डिस्टर्ब हो गया, तो अब नेक्स्ट कोवालेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यानी इस कोवालेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन बेटा नहीं होगा। यानी ये एक लोन पेयर इसका ये रहा, और इस पे ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब समझना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। यानी इतनी बात तो समझ में आ गई कि इन दोनों एटम के बीच में अब नेक्स्ट कोवालेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, अगर मान लीजिए कोवालेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा बेटा? अरे ऑक्सीजन एक कोवालेंट बॉन्ड और बनाएगा तो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 9। तो इसका मतलब लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो इस तरह से कोई सा बॉन्ड बनाना है कि इसका ऑक्टेट डिस्टर्ब भी ना हो। तो बेटा क्या होता है बताओ बेटा? हाँ समझना बेटा, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत। कितने इलेक्ट्रॉन की? इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है। तो क्या करेगा बेटा ऑक्सीजन? अपना लोन पेयर किसको डोनेट करेगा बेटा? कार्बन को। और कार्बन के पास क्या प्रेजेंट होगा? वेकेंट ऑर्बिटल। तभी तो बेटा डोनेट कर पा रहा है क्या? अब बताना बेटा कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए?
8। कैसे काउंट करो बेटा, 1 2 3 4 5 6, और 2 इलेक्ट्रॉन ये भी तो हो गए क्या बेटा। तो अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8। ऑक्सीजन के पास, दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, शेयरिंग। ये मतलब लोन पेयर डोनेट किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन चले गए। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है कि ट्रांसफर हो रहा है, शेयरिंग। शेयरिंग हो रही है तो उसका भी तो हक होगा क्या बेटा, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के पास अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन, 8। तो बताओ दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। तो तीसरा पॉइंट तुम्हारे को जो लिखाया गया था, जब कोवालेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, तब कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बताना बेटा, दो तो ये कोवालेंट बॉन्ड हो गए और एक क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अरे आया क्या समझ में बेटा, एक दो बार घर पे प्रैक्टिस करोगे तो क्लियरिटी आएगी बेटा इसमें। अरे है कि नहीं। चलो हाँ, और कई करा रहे एग्जाम्पल, क्यों चिंता कर रहे बेटा, है ना। हाँ, अब समझना बेटा, अगर मैं बात करूं बेटा, इधर देखना, NH4+, इसको क्या बोलते हैं बेटा, अमोनियम आयन। क्या बोला जाता है बेटा, अमोनियम आयन। मालूम कि नहीं मालूम बेटा। इसका फॉर्मेशन देखना, ये फॉर्म कैसे होता है। जब अमोनिया गैस कंबाइन करती है बेटा H+ के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा क्या बेटा। अब समझना बेटा, ये जो H+ है, इधर लिख रहा हूं H+ है, बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या, 1s0 होगा क्या बेटा। अरे 1s0 है, इसका मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। यानी H+ आयन में बेटा एक वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है क्या। अरे कौन सा ऑर्बिटल बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल। देखना बेटा इधर, NH3 को देखना बेटा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। तो 3 तो इलेक्ट्रॉन में बेटा मैंने इधर लिख दिए, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन इधर। देखना हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन, तो कोवालेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा क्या बेटा। बताओ नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या। कैसे काउंट करोगे, खुद के कितने इलेक्ट्रॉन, 5। 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई क्या बेटा, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या बेटा। अब क्या बचा बेटा इधर, H+ आयन। बताओ बेटा इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है क्या बेटा। ये कैसा है बेटा, 1s0। हाइड्रोजन प्लस के पास क्या प्रेजेंट है बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल। हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या होती है, अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन को रखे, 2। तो बताना बेटा, अब क्या कोवालेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है इन दोनों के बीच में। अगर मान लो अगर आप कोवालेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे, अरे कर ही नहीं पाओगे, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है क्या, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है क्या। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट किसको करेगा, H+ के वेकेंट ऑर्बिटल को। अरे करेगा कि नहीं करेगा। तो बताओ नाइट्रोजन के पास अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। 6 मत बोल देना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, शेयरिंग, ना कि ट्रांसफर। हाइड्रोजन प्लस के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या बेटा। तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दोनों का काम हो गया बेटा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या। तो नहीं, इस तरह से अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। बताना बेटा इसमें कितने कोवालेंट बॉन्ड है, 3। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 4। और इसमें कितने कोवालेंट बॉन्ड है, 2। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 1। अरे आया क्या समझ में, लिख लो बेटा इसको। यानी एक इलेक्ट्रॉन्स की अनइक्वल शेयरिंग हो रही है। यहां पर नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, H+ के एक भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। तो ये अनइक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अरे बातें मत किया करो बेटा पीछे। ये आगे चल के बताएंगे, ये H+ कहां से आ गया, हवा में उड़ के आया क्या बेटा। H+ आयन कहां से आया बेटा, हवा में उड़ के नहीं आता। H+ आयन कहां से मिलते हैं बताओ बेटा, एसिड से। वाटर से भी मिल जाता है बेटा कभी कभार। हाँ, लेकिन मेनली कहां से मिलता है, एसिड से, OH- आयन। तो एक प्रॉपर रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन मैंने यहां पर नहीं लिखी है, अभी रिएक्शन नहीं पढ़ानी है आपको।
NH3 और HCl की रिएक्शन होती है तो H प्लस वहां से आता है HCl से। अभी तो बस मेन मकसद क्या था, तुम्हारे को कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाना है बेटा। दिखा क्या बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड? दिखना बहुत जरूरी है बेटा। हाँ इसको, इनके नाम भी ध्यान रखा करो बेटा। इसको क्या बोला जाता है? अमोनियम आयन। ठीक इसी तरह आएगा PH4+ फॉस्फोनियम आयन। CO को क्या बोला जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, गैस होती है बेटा। NH3 को क्या बोला जाता है? अमोनिया, ये भी क्या होती है? गैस। अमोनिया है ना। कुछ लोग कहते बेटा निमोनिया, है ना। कल एक हिंदी मीडियम का बच्चा आया बेटा, परेशान होते हुए बहुत, सर आपको कैसे पता चला सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है? सर आपने कभी क्या इलेक्ट्रॉन्स को देखा है क्या? मैंने कहा नहीं बेटा, आज तक किसी इंसान ने एटम को ही नहीं देखा, तो इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत दूर की बात है बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर नहीं पढ़ा क्या तुम लोगों ने? वहां पर कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई? वहां पर एक अंदाजा लगाया गया था कि ऐसे करके इलेक्ट्रॉन, वो अल्फा रेज डिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, उसको क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियस है, उसमें अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। अरे देखा किसी ने नहीं आज तक, एटम ही नहीं देखा किसी ने आज तक। ये सब अंदाजे पे चल रहा है बेटा सब कुछ। हम्म। हाँ चलो चलो बेटा, अब आ जाओ आगे, इधर देखो। PH4+ बेटा फॉस्फोनियम आयन। हाँ बॉम्बार्डमेंट है ना बेटा, फॉस्फोनियम आयन। COV क्या होती है बेटा? गैस। आ चुका है बेटा नीट में, P ब्लॉक का सवाल है बेटा, ये P ब्लॉक का क्वेश्चन, 14th ग्रुप। अमोनिया भी क्या है? गैस। PH3 भी क्या है? गैस, फॉस्फीन गैस। बहुत ही बेटा जहरीली गैस होती है PH3 गैस। हाँ इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर देखना बेटा, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा बेटा? PH3 और H+ के कॉम्बिनेशन से होगा क्या बेटा? इधर देखो सभी लोग, इधर देखो, PH4+। इधर देखना सभी लोग, इधर देखना, अरे तुम लोग, हाँ बताओ बेटा इधर। फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का है? 15th ग्रुप का। कौन से ग्रुप का? तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। 1 2 3 4 और 5 बेटा। तो बताना बेटा, हाइड्रोजन के साथ क्या एक एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा क्या बेटा? और इधर H+ है बेटा, इसके पास क्या प्रेजेंट है? वेकेंट ऑर्बिटल। तो फॉस्फोरस अपना लोन पेयर डोनेट करके क्या बनाएगा बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा क्या बेटा? अब ध्यान रखना बेटा, एक बात बता रहा हूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो एक बॉन्ड, एक एटम तो क्या है? डोनर एटम। तो दूसरा एटम क्या है? तो जो एटम अपना लोन पेयर डोनेट करता है उसको बोला जाता है लुईस बेस। क्या बोला जाता है? यानी यहां पर जो मैंने लिखा था, ये जो डोनर एटम होता है ये किसकी तरह एक्ट करता है बेटा? लुईस बेस की तरह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, लुईस बेस। और जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर को एक्सेप्ट, अरे लिख लेना बाद में बेटा, इधर देखो, लिखोगे फिर समझ में ही नहीं आएगा बेटा, है ना। इधर देखना, जो एटम लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा बेटा? लुईस एसिड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? लुईस एसिड। तो ध्यान रखना, पूरी केमिस्ट्री यही चलेगा बेटा, जो एटम लोन पेयर को डोनेट करेगा उसको क्या बोला जाता है, और जो एटम लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसको क्या बोला जाएगा? लुईस एसिड। तो इसको ऐसे ध्यान रखना बेटा, कंफ्यूजन हो जाती है कई सारों को। A4 एसिड, A4 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे वो क्या होगा बेटा? एसिड। A4 एसिड, A4 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो दूसरा वाला एटम क्या हो जाएगा बेटा? लुईस बेस। अरे ध्यान रख लोगे क्या बेटा? तो बताना बेटा, यहां पर नाइट्रोजन एटम किसकी तरह एक्ट करेगा? लुईस बेस। और H+ आयन लुईस एसिड। अब तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को पढ़ा था क्या? वहां पर जब एसिडिटी और बेसिसिटी को डिफाइन किया जा रहा था, क्या इन फैक्टर्स पे एक्सप्लेन किया जा रहा था? नहीं। अरे जो H+ आयन रिलीज करेगा, जो H- आयन रिलीज करेगा, उनको क्या बोला जा रहा था? एसिड और बेस। यहां पर क्या बोला जा रहा है? जो एटम लोन पेयर को डोनेट करेगा उसको क्या बोला जाएगा? और यहां पर, और जो एक्सेप्ट करेगा उसको लुईस एसिड। यानी एसिडिटी और बेसिडिटी को भी डिफाइन करने के कई सारे तरीके होते हैं, उसमें से दूसरा तरीका ये है कि नहीं है? तो ध्यान रखना,
लुइस एसिड है और ये क्या है बेटा, लुइस बेस। वहां पर जो पीरियोडिक टेबल में तुमने पढ़ा था एसिड, वो था ब्रोंस्टेड एसिड, सुना है क्या? और ब्रोंस्टेड बेस, क्या आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं पढ़ा क्या तुम लोगों ने? तो एसिड बेस थ्योरी नहीं आई, पढ़ाया ही नहीं है क्या अभी? पढ़ाया नहीं तो ये कैसे रह गया, ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस? चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, होता देखते रहो। अब लिख लो बेटा, इसको लिखो, ये ऐड कर लेना बेटा, डोनर एटम के नीचे लुइस बेस लिख देना, इसको लिख देना लुइस एसिड। फॉस्फोनियम आयन बेटा, फॉस्फोनियम आयन, तुम लोगों ने क्या नाम नहीं सुना इसका क्या? अच्छा फोफोनियम आयन लिख दिया क्या? तो यहां पर एस को ऐड कर लो ना, फॉस्फोनियम आयन, अब सही हो गया। फॉस्फोनियम आयन बेटा लिखो, अरे लिखो। पीएच3 को फॉस्फीन गैस बोलते हैं, फॉस्फीन गैस, इसको बोला जाता है फॉस्फीन गैस बेटा। अरे इनके नाम भी बेटा आपको ध्यान रखने हैं बेटा, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। हाँ वो एस नहीं लिख पा रहा क्या बार बार, चलो लिख लो, फॉस्फीन गैस, लिख लो लिख लो। बेटा डोनर एटम किसकी तरह एक्ट करता है बेटा, लुइस बेस की तरह एक्ट करता है बेटा। और बी एटम किसकी तरह एक्ट कर रहा है, यहां पर लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी एक्सेप्टर एटम। ये किसकी तरह एक्ट करेगा बेटा, लुइस एसिड की। एक लुइस नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये सब बातें बताई थी बेटा, उसी के नाम पर ये सब कुछ चल रहा है बेटा। लुइस एसिड और लुइस बेस। तो बताना बेटा, लुइस एसिड होने के लिए क्या एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल का होना जरूरी है क्या बेटा? लिख लो इसको भी साइड नीचे, लिख लिया क्या सभी ने? चलो, यानी अपने को बेटा मेनली इस चैप्टर समझना बेटा, पढ़ना कैसे है इनऑर्गेनिक में। अभी अपन लोगों ने किस किस बॉन्ड के बारे में जाना, आयनिक बॉन्ड, कोवालेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है एक तरीका का कोवालेंट बॉन्ड ही होता है, कौन सा बॉन्ड होता है? बाद में बताएंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी कोवालेंट बॉन्ड में ही काउंट करते हैं, बाद में बताऊंगा, अरे है कि नहीं। अब जो बच गया तुम्हारा मेटेलिक बॉन्ड, इसको पढ़ा जाएगा बेटा डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में, क्योंकि वहां पर ये सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल्स। और मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, मेटेलिक बॉन्ड। इन तीन बॉन्ड्स को यहां पर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, फिर उसके बाद कौन से बॉन्ड्स आएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और वॉन्डरवॉल फोर्सेस। अरे आए क्या समझ में बेटा? यानी अभी तक अपन लोगों ने इन बॉन्ड्स को डिफाइन किया, यानी सभी में लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो किया क्या बेटा? यानी जितने भी अभी डायग्राम बनाए अपन ने, जितने भी बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किया, किसको ध्यान में रखते हुए किया बेटा, लुईस ऑक्टेट रूल को ध्यान में रखते हुए किया बेटा क्या? चलो, अब केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कई सारे और भी फैक्टर होते हैं। अब लिखना बेटा, अगली हेडिंग लगाना वैलेंसी। हाँ, वैलेंसी। हाँ लिख लो, बस एक दो लाइन लिख लो बेटा। एक एग्जाम्पल तुम लोग घर से करके लाओगे क्या बेटा? इसका करके लाना बेटा, N2H4+H+ कर सकते हो क्या बेटा? रहने दो, ये भी नहीं होगा बेटा तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, रिपीटर वाला बैच का बच्चा होता तो हो जाता। चलो, अरे नहीं होगा, वो नहीं होगा, मैंने, अरे नहीं होगा। हाँ हेडिंग लगाना बेटा, वैलेंसी बेटा। हाँ लिखना बेटा, इसकी डेफिनेशन लिखना बेटा। हाँ, वैलेंसी की बेटा डेफिनेशन लिखना बेटा। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, it is the combining capacity of an element, it is the combining capacity of an element, it is the combining capacity of an element is known as valency, is known as valency। सेकंड लाइन से लिखना बेटा, सेकंड लाइन से लिखना बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट
valence electron of an element which participate in bond formation, valence electron of an element which participate in bond formation decide its valency, decide its valency, decide its valency। यानी बेटा क्या समझ में आया? वैलेंसी का मतलब क्या होता है बेटा? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, जैसे मैंने यहां पर लिखा PH3 या PH4+ लिखा है, यहां पर फास्फोरस कितने एटम के साथ कंबाइन कर रहा है? 4। तो फास्फोरस की वैलेंसी कितनी हो गई बेटा? 4। यानी इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कितने अदर्स एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा कोई एलिमेंट, तो उसकी क्या डिफाइन होगी बेटा? वैलेंसी। मैंने बोला आपसे बेटा NH3, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई बेटा? 3। ये तो हो गया तरीका एक। आप समझना बेटा इसको डिसाइड कैसे किया जाता है। हो जाएगा क्या बेटा? चलो फिर कल कंटिन्यू करें, टाइम हो गया। हाँ, होमवर्क वगैरह तो अभी है नहीं। जो पिछले बैच के बच्चे हैं बेटा, पीरियोडिक टेबल कर लेना। करते हो क्या तुम लोग सॉल्व? डिस्कशन अलग से आगे पूछ लेना जो MNG 1-3 न्यू बैच के बच्चे हैं बेटा। एक बार सॉल्व कर लो, जो एक साथ डाउट हो सब पूछ लेना। डाउट है क्या? अच्छा, कितनों ने एक, अरे बैठो, कितनों ने ईमानदारी से सॉल्व किया? तुमने किया? MNG 1-3 न्यू बैच के बच्चे हैं, तो अगली क्लास में बेटा 10 जो पुराने बैच के भी बच्चे हैं बेटा, एक बार पीरियोडिक टेबल देख लेना फिर से। जो भी डाउट हो बेटा पूछ लेना, मॉड्यूल से है ना। तो तुम लोग करके आ जाना बेटा सब सॉल्व, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे सबसे पहले उसको। ठीक है, थैंक यू बेटा। हाँ बाय बेटा, बाय।